गाइस आप सबको थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर होने पे और उम्मीद करता हूँ आप सबका साथ आगे भी रहेगा। तो इस वजह से गाइस आज मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और ये सीरीज बहुत खतरनाक होने वाली है। टू फेला हाई इस वीडियो लाइक कर दूं एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 1। बलिदान। तो क्या मैं इस जीवन में इस तरह मरने जा रहा हूँ? जब से मैंने इस दुनिया में कदम रखा, मुझे पता था कि मेरा जीवन कठिन होगा। मुझे लगा था कि किसी ताकतवर जानवर के हाथों मरूंगा या शायद अपनी कमजोरियों से हारकर खुद को खत्म कर लूंगा। पर कभी नहीं सोचा था कि खून की कमी से यूं दम तोड़ दूंगा। विपिन बड़बड़ाया, उसकी आवाज धीमी पड़ रही थी और उसकी नजरों के सामने अंधेरा छाने लगा। काश अगले जीवन में मुझे एक साधारण जीवन जीने का मौका मिले। मैं अब फिर से इस तरह की शक्ति के साथ पैदा नहीं होना चाहता, उसने बमुश्किल कहा, जैसे अंधेरा उसे पूरी तरह घेरने लगा। तभी अंधेरे में उसने एक आवाज सुनी, तुम क्या बलिदान करना चाहते हो? विपिन ने धुंधली आंखों से इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन वह सिर नहीं हिला सका। तुम कौन हो? उसने कमजोर आवाज में पूछा। फिर से वही आवाज आई, क्या तुम खुद को बलिदान करना चाहते हो? विपिन ने सोचा, क्या ये किसी शैतान की आवाज है जो मेरी आत्मा लेने आया है? अभी भी उस अजनबी आवाज के पीछे की असलियत को समझने में नाकाम, विपिन का दिल एक बार फिर सवालों से भर गया था। क्या यह उसकी नियति थी, या फिर उसे कोई दूसरा रास्ता मिल सकता? मिस्टेरियस शैडो एप 2 बलिदान दो। क्या तुम बलिदान करना चाहते हो? विपिन ने फिर से वही आवाज सुनी जो उससे पूछ रही थी कि वह कुछ बलिदान करना चाहता है। विपिन के दिमाग में सब कुछ धुंधला था, उसका बहुत खून बहा चुका था और हाल की घटनाएं उसे परेशान कर दिया था। अगर मैं बलिदान करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उसने पूछा। इस बार उसे जवाब मिला। आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन आप जो बलिदान करते हैं उसका मूल्य सही हो, आवाज ने कहा। क्या मैं सच में कुछ भी मांग सकता हूँ? ये वही बात है जो हर शैतान अपनी आत्मा को बलि के रूप में लेने से पहले कहता है, विपिन ने सोचा। मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगा, भले ही मेरा जीवन मुश्किल हो। मैं शैतान का गुलाम नहीं बनना चाहता। लेकिन क्या मैं कुछ और बलिदान कर सकता हूँ? उद्धरण। उसने अपने ख्यालों को एकत्र किया क्योंकि उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। उसे पता था कि अगर उसने आंखें बंद कर ली तो वह फिर कभी नहीं खोल पाएगा। इसलिए उसने सोचने की कोशिश की कि वह क्या बलिदान कर सकता है। फिर उसे याद आया कि वह इस स्थिति में क्यों है। उसके पास कुछ ऐसा था जो उसे अपनी शक्ति को बढ़ाने से रोक रहा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस चीज का मूल्य क्या है, लेकिन इसे बलिदान करने में मुझे कुछ भी खोने को नहीं है। अगर मैं इसे त्याग दूं और फिर भी मर जाऊं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा, विपिन ने ठान लिया। मैं अपनी शैडो फिजिक को बलिदान करना चाहता हूं, उसने कमजोर आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक काला धुआं उसके चारों ओर छा गया। कुछ सेकंड बाद धुआं गायब हो गया और उसने फिर वही आवाज सुनी। तुम अपनी शैडो फिजिक के बदले में क्या चाहते हो? मेरी सारी चोटें ठीक कर दो और मुझे कुछ कोर दे दो, विपिन ने कहा। वह सिर्फ अपनी चोटें ठीक करना चाहता था, लेकिन कुछ कोर भी मांगने में कोई हर्ज नहीं था। अगर आवाज ने उसे कोर देने से मना कर दिया, तो वह पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर उसे कोर मिल गई, तो वह अपनी शक्ति को सुधार सकेगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद आवाज ने कहा, आपका शरीर इस आदान प्रदान के लिए पर्याप्त मूल्य रखता है। बलिदान शुरू करें। अचानक पूरा हॉल गहरे लाल रंग में चमक उठा। विपिन, जो बेहोशी की कगार पर था, ने फिर से वही आवाज सुनी। आप अपनी शैडो फिजिक का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत घायल है। पहले मैं आपको ठीक करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं बिना कुछ लिए आपको ठीक कर रहा हूं, इसलिए आपको केवल 50% कोर ही प्राप्त होंगे। जब विपिन ने ये सुना तो उसे लगा कि अब वह फिर से अपना जीवन पा सकता है। उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसे यकीन था कि वह अब अपने भविष्य को बदल सकता है। मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा, और इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, उसने अपने दिल में कहा। विपिन ने फिर से जीवन की ओर कदम बढ़ाया, और तैयार था नई चुनौतियों का सामना करने के लिए। मिस्टेरियस शैडो एपिसोड 3 नई शक्ति की खोज। विपिन बिना किसी झिझक के मान गया, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि कोई कोर नहीं मिलने वाला है।
अचानक काले धुएं ने फिर से उसके शरीर को घेर लिया और उसने देखा कि उसका शरीर बहुत तेजी से ठीक होने लगा। सिर्फ 5 मिनट में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपनी पीठ पर नजर डाली और पाया कि सिर का फ्रैक्चर और बाकी सभी चोटें पूरी तरह से गायब थीं, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। तभी एक बार फिर वही आवाज गूंजी, अब शैडो फिजिक का बलिदान किया जाएगा। काले धुएं ने उसे फिर से घेर लिया, लेकिन इस बार पिछली बार जैसी राहत के बजाय विपिन को तीव्र दर्द का सामना करना पड़ा। आह! दर्द से चीखते हुए उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से कुछ खींचकर अलग किया जा रहा है। विपिन ने अपने शैडो फिजिक का बलिदान दे दिया, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं था कि इस बलिदान से वह एक पुरानी, शक्तिशाली ताकत को जगा देगा, जो सालों से उसके शैडो फिजिक के भीतर सोई हुई थी। यहां तक कि जिसने उसके साथ यह सौदा किया था, उसे भी इसकी खबर नहीं थी। विपिन ने उस चीज को जगा दिया था, जो इतिहास में लंबे समय से खोई हुई थी। 12 घंटे पहले एक छोटे से कमरे में विपिन गहरी नींद में था, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। वह थोड़ी देर के लिए करवट बदल कर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार अनमने ढंग से फोन उठाया। दूसरी ओर से उसके दोस्त अजीत की आवाज आई। विपिन, आज क्या कर रहे हो? हमारा ग्रुप एक डंजन में छापा मारने जा रहा है। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? अजीत ने उत्साह से पूछा। विपिन के चेहरे पर एक हल्की नाराजगी उभरी। उसने सीधे जवाब दिया, मुझे आज कुछ जरूरी काम है। तुम लोग अकेले जा सकते हो, और बिना अजीत की प्रतिक्रिया का इंतजार किए फोन काट दिया। फोन रखते ही उसके मन में गुस्सा भर गया। उसने गुस्से से दांत भींचते हुए बुदबुदाया, ये कमीना हर बार मुझसे ये पूछकर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करता है कि क्या मैं उनके साथ डंजन में जाना चाहता हूं। वह अच्छी तरह जानता है कि मैं उन कोर से अपनी शक्ति नहीं बढ़ा सकता। अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए विपिन उठ खड़ा हुआ। लगभग 18 साल का विपिन, काले बाल और गहरी काली आंखों के साथ, अपने गोरे रंग के विपरीत एक रहस्यमयी छवि बनाता था। उसकी लंबाई करीब 180 सेमी थी, और उसकी कद काठी साधारण से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उसकी शक्ति में वह मजबूती नहीं थी जो दूसरों के पास होती। वह फोन पर हुई बातचीत को भुलाकर अपने आज के काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से एक साधारण नाश्ता बनाया और खाते हुए अपने स्टेटस पैनल पर नजर डाली। नाम विपिन, रैंक F, शक्ति F, फुर्ती F, माना F, स्टेमिना F जोड़, बुद्धिमत्ता F, भाग्य A जोड़, आकर्षण D, कौशल, शैडो वॉक, शरीर, शैडो फिजिक, उपाधि, प्रश्नवाचक चिन्ह, जॉब, कोई नहीं। स्टेटस पैनल को देखते हुए विपिन ने निराशा से सिर हिला दिया। सिर्फ उसका भाग्य और आकर्षण ही F रैंक से ऊपर थे। बाकी सब कुछ औसत या उससे भी कम था। वह खुद से बड़बड़ाया, मुझे वही करना चाहिए जो मैं कर सकता हूं। अपनी रैंक बढ़ाने के लिए कुछ और शैडो कोर की जरूरत है। आखिरकार मैं सिर्फ शैडो कोर से ही अपनी शक्ति बढ़ा सकता हूं, बाकी लोगों की तरह किसी भी कोर से नहीं। विपिन की नजर उसके शैडो फिजिक पर एक पल के लिए ठहर गई। वह जानता था कि यह उसके पास एकमात्र ताकत थी, लेकिन साथ ही यह उसे और भी अलग बना देती थी। उसने जल्दी से पैनल बंद कर दिया और नाश्ता खत्म कर अपना बैग पैक किया। बाहर निकलने से पहले उसने एक बार फिर सब कुछ जांचा कि कुछ भी भूल न गया हो। दरवाजा बंद करते हुए उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, उम्मीद है आज सब कुछ ठीक रहेगा। कम से कम एक शैडो कोर तो मिल ही जाएगा। विपिन बाहर निकल गया, मन में आज के दिन को लेकर एक अनकही उम्मीद और चिंता के साथ। अरे, मैं अपनी नौकरी के पहले दिन कैसे देर से सो सकता हूं? इतनी मेहनत के बाद ये नौकरी मिली है, और मैं पहले ही दिन देर से नहीं पहुंचना चाहता। निखिल ने घबराते हुए दौड़ते हुए कहा, जैसे उसकी पूरी जिंदगी इसी नौकरी पर टिकी हो। भागते भागते वह एक आदमी से टकरा गया। माफ करना। निखिल ने बिना रुके माफी मांगी और भागता रहा। आजकल के युवाओं में शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है, उस आदमी ने नाराजगी से कहा, जब उसने देखा कि निखिल बिना ढंग से माफी मांगे भाग गया। लेकिन निखिल को उसकी बातों की परवाह नहीं थी, उसे तो सिर्फ ये चिंता थी कि वह अपने पहले दिन ही नौकरी पर देर से पहुंच रहा है। जैसे ही निखिल मेन रोड पर पहुंचा, वह अचानक रुक गया। ट्रैफिक सिग्नल लाल था।
जब भी मैं यहाँ आता हूँ हमेशा ये सिग्नल लाल ही मिलता है। निखिल ने मन ही मन खींचते हुए सोचा। कुछ देर बाद सिग्नल हरा हुआ और निखिल ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह सड़क के बीच में पहुंचा, अचानक उसे कार के हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक कार उसकी ओर तेजी से आ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। मिस्टेरियस शैडो एपिसोड 4 मौत के पार की दुनिया। निखिल को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ जब एक कार ने उसे टक्कर मारी। वह जमीन पर पड़ा था और देख रहा था कि कार बिना रुके आगे बढ़ गई। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी। निखिल ने हाथ उठाने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या हो रहा है? मैं अपने शरीर को क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूं? उसने सोचा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी किसी की आवाज आई, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस 5 मिनट में आ जाएगी, अपनी आंखें बंद मत करना। फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार निखिल की नजर धुंधली होने लगी। जैसे ही उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसे समझ आने लगा कि क्या हुआ है। अरे नहीं, मुझे नौकरी मिलने के तुरंत बाद ही मरना पड़ेगा, निखिल ने सोचा। उसकी नजर धुंधली होती गई और सब कुछ कालेपन में डूब गया। मुझे तो घर पर रहकर गेम खेलना चाहिए था, यह उसका आखिरी विचार था जब वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कुछ समय बाद निखिल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को किसी अजनबी जगह पर पाया। वह एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्या ये कोई अस्पताल है? उसने सोचा, जबकि वह कमरे को गौर से देख रहा था। ये कमरा उसे थोड़ा पहचाना सा लगा, लेकिन वह यकीन नहीं कर पाया कि उसने इसे पहले कभी देखा था। उसने हाथ उठाने की कोशिश की और चौंक गया क्योंकि उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने खड़े होने की कोशिश की और वह बड़ी आसानी से खड़ा हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद मेरा शरीर पूरी तरह ठीक कैसे हो सकता है? निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, जब उसने देखा कि उसका शरीर बिल्कुल सही है। लेकिन उसे जल्द ही महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा है। उसने चारों ओर देखा और थोड़ी दूरी पर एक आईना देखा। निखिल आईने के पास गया और जब उसने उसमें अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यह क्या हो रहा है? निखिल ने आईने में देखते हुए खुद से कहा। अचानक निखिल के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह अपना सिर पकड़े जमीन पर गिर पड़ा और जल्द ही उसके दिमाग में अजीब अजीब यादें आने लगी। आह! निखिल दर्द से चिल्लाया। 5 मिनट तक उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा और उसे कई धुंधली यादें दिखने लगी। जब दर्द खत्म हुआ, निखिल ने थके हुए स्वर में कहा, विपिन। वह पसीने से तरबतर जमीन पर पड़ा था। निखिल धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसे समझ में आया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसने फिर से आईने में देखा और चौंक कर बोला, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। और यह ऐसी दुनिया है जहां लोग जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं भी जादू कर सकता हूं? निखिल, जो अब विपिन के शरीर में था, ने सोचा। उसने विपिन की यादों को देखा और जब सारी बातें समझ में आईं, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये जगह अरोरा नाम की दुनिया थी जहां लोग विशेष शक्तियों को जागृत करते हैं। ज्यादातर लोग 16 साल की उम्र से पहले अपनी शक्तियों को पा लेते हैं। विपिन ने 14 साल की उम्र में अपनी शक्तियों को जागृत किया था और हंटर अकादमी में शामिल हुआ था ताकि वह अपनी शक्ति को और बेहतर बना सके और इस दुनिया के सुपर पावर के बारे में जान सके। विपिन एक अनाथ था जो अनाथालय में रहता था। लेकिन जिसने भी अपनी शक्ति जागृत कर ली, वह मुफ्त में हंटर अकादमी में शामिल हो सकता था। इसलिए विपिन अनाथ होते हुए भी हंटर अकादमी में शामिल होने में सफल रहा। विपिन तब बहुत खुश हुआ था जब उसने अपनी शैडो बॉडी नाम की शक्ति जागृत की। उसे शैडो वॉक नाम का स्किल मिला था जिससे वह अपनी परछाई में बदल सकता था और बिना किसी बाधा के कहीं भी जा सकता था। जब तक वह माना ऊर्जा का इस्तेमाल करता रहेगा, वह इस स्किल का उपयोग कर सकता था। हंटर अकादमी में जाकर विपिन ने सीखा कि अपनी शक्ति को कैसे मजबूत करें। इसके लिए राक्षसों के कोर का उपयोग करना पड़ता था। आप डंजनों कालकोठरी में जाकर राक्षसों को मारकर उनका कोर पा सकते थे। ये कोर काफी दुर्लभ होते थे और हर राक्षस के मरने पर कोर नहीं मिलता था।
अगर आप किसी आग वाले राक्षस को मारते हैं तो आपको आग का कोर मिलेगा। अगर आप पानी वाले राक्षस को मारते हैं तो पानी का कोर मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको किस प्रकार का कोर मिले, क्योंकि किसी भी कोर को सोखकर अपनी शक्ति बढ़ाई जा सकती है। आमतौर पर आप एक कोर की 30% ऊर्जा ही सोख सकते हैं, बाकी ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है। लेकिन अगर आपके पास आग की शक्ति है और आप आग का कोर सोखते हैं, तो आप उसकी 50% ऊर्जा सोख सकते हैं। लेकिन जब विपिन ने पहली बार कोर से ऊर्जा सोखने की कोशिश की तो वह नाकाम रहा। किसी कारण से उसका शरीर कोर से आने वाली सारी ऊर्जा को नकार देता था। पहले तो विपिन ने सोचा कि शायद कोर खराब हो गया है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसकी शक्ति में कोई कमी थी, जिसकी वजह से उसका शरीर कोर की ऊर्जा को स्वीकार नहीं कर पाता था। ये कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां निखिल, जो अब विपिन के शरीर में है, एक नई और जादुई दुनिया में कदम रख चुका है। विपिन की शक्ति तो शैडो बॉडी है, लेकिन वह राक्षसों के कोर से ऊर्जा सोखने में असफल हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या निखिल, जो अब विपिन की यादों और शक्ति के साथ इस नई दुनिया में है, इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएगा? क्या वह अपनी नई शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा, या फिर यह जादुई दुनिया उसके लिए और भी बड़ी चुनौतियां लेकर आए? मिस्टेरियस शैडो एपिसोड 5 शैडो किंगडम में प्रवेश की तैयारी। पहले तो विपिन को समझ नहीं आया कि वह कोर से ऊर्जा क्यों नहीं सोख पा रहा था, लेकिन फिर उसे अपनी बॉडी का नाम शैडो फिजिक याद आया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी एक शैडो कोर खरीदने में लगा दी और उसे सोखने की कोशिश की। इस बार आश्चर्य हुआ कि उसका शरीर ऊर्जा को नहीं नकारा और उसने पूरी तरह से कोर की ऊर्जा सोख ली। ये समझने के बाद विपिन ने और कोर प्राप्त करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शैडो टाइप राक्षसों को मारने का सोचा। लेकिन समस्या ये थी कि शैडो टाइप राक्षस केवल डी रैंक डंजन्स में ही मिल सकते थे, और विपिन की शक्ति सिर्फ एफ रैंक की थी, इसलिए वह चाहकर भी शैडो टाइप का कोर प्राप्त नहीं कर सकता था। विपिन अनाथ था, इसलिए वह पैसे से और कोर नहीं खरीद सकता था। इस वजह से हंटर अकादमी में शामिल होने के बाद भी वह अपनी शक्ति को सुधारने में असमर्थ रहा। मेरी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है, निखिल ने विपिन की यादें देखने के बाद कहा। निखिल अपने कमरे से बाहर आया और बॉयज हॉस्टल से बाहर जाने लगा। 2 साल बीत चुके थे जब निखिल अरोरा दुनिया में आया था। इन 2 वर्षों में उसने पूरी तरह से विपिन की जगह ले ली थी और अकादमी में अपनी पहचान बना ली थी। किसी को भी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि विपिन का अकादमी में कोई दोस्त नहीं था। सब उसे नीची नजर से देखते थे, क्योंकि 3 साल से अकादमी में होने के बावजूद वह अभी भी एफ रैंक हंटर था। टीचर्स को छोड़कर किसी को विपिन की अजीब बॉडी के बारे में पता नहीं था। लेकिन निखिल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह खुश था कि उसे विपिन की तरह व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई उससे बात ही नहीं करता था। इन 2 सालों में निखिल ने तलवार चलाना सीख लिया था। भले ही वह इसमें माहिर नहीं था, लेकिन लगातार मेहनत के बाद वह बेसिक तलवारबाजी में महारत हासिल कर चुका था। विपिन हॉस्टल से बाहर निकला और हंटर अकादमी के बाहर की ओर चलने लगा। विपिन अकादमी के अंदर ही रहता था, क्योंकि वहां के सभी छात्रों को 4 साल तक मुफ्त रहने की सुविधा मिलती थी, और यह उसका आखिरी साल था। जब विपिन अकेडमी से बाहर जा रहा था, तो कई छात्रों ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। हालांकि उसका आकर्षण काफी था और वह सुंदर भी दिखता था, लोग उसे बेकार समझते थे क्योंकि वह अब तक किसी डंजन में नहीं गया था। विपिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसे देखते हैं, और वह अकादमी से बाहर निकलता रहा। बाहर आने के बाद उसने 5 मिनट तक पैदल चला और फिर एक टैक्सी ली। सिटी प्लाजा प्लीज, विपिन ने टैक्सी में बैठते हुए कहा। टैक्सी ड्राइवर ने सिर हिलाया और सिटी प्लाजा की ओर गाड़ी चलाने लगा। विपिन ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वह आज क्या करने जा रहा है। वह शहर के चौक पर एक औषधि खरीदने जा रहा था, जिसे इनविजिबल प्लांट कहा जाता है। यह एक रैंक 2 की औषधि है जो उसे 3 घंटे तक अदृश्य कर सकती थी। इस औषधि का उपयोग करने से कोई भी रैंक सी से नीचे का व्यक्ति उसे देख नहीं पाएगा। विपिन यह औषधि इसलिए खरीदना चाहता था ताकि वह अकेले डी रैंक डंजन, शैडो किंगडम में प्रवेश कर सके। पिछले 2 वर्षों के दौरान विपिन ने कई नौकरियां की थी ताकि वह इस औषधि को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर सके।
निखिल के आने से पहले भी विपिन इस औषधि के लिए पैसे बचा रहा था, ताकि वह डी रैंक डंजन में कुछ शैडो राक्षसों को मार सके। हालांकि इन 2 वर्षों में वह अपनी शक्ति को बढ़ाने में नाकाम रहा, क्योंकि वह शैडो कोर प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। आखिरकार उसने अदृश्यता वाली औषधि खरीदने का फैसला किया, ताकि डंजन में राक्षस उसे देख न सके और वह उन्हें मारने में सफल हो सके। 15 मिनट बाद विपिन बाजार क्षेत्र में पहुंचा। उसने टैक्सी का किराया चुकाया और एक बड़ी इमारत की ओर चल दिया। वह इमारत के अंदर गया और लिफ्ट लेकर 7वीं मंजिल पर पहुंचा, जहां औषधियां और अन्य जड़ी बूटियां बेची जाती थीं। विपिन रिसेप्शन के पास पहुंचा, जहां एक युवक मुस्कुराते हुए खड़ा था। युवक ने विनम्रता से पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, सर? क्या आपके पास अदृश्यता की औषधि है? विपिन ने सीधा सवाल किया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मुझे स्टॉक चेक करने दीजिए, और 20 सेकंड बाद कंप्यूटर पर विवरण देखकर बोला, हमारे पास रैंक 1 और रैंक 2 की अदृश्यता औषधियां हैं। विपिन ने सिर हिलाया और रैंक 2 की औषधि मांगी। रैंक 1 की औषधि केवल 1 घंटे तक अदृश्य रखती है और वह डी रैंक के राक्षसों से छिपने में असफल रहती है। रिसेप्शनिस्ट ने फोन किया और थोड़ी देर बाद एक महिला एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई। उसने बॉक्स रिसेप्शनिस्ट को दिया और चली गई। रिसेप्शनिस्ट ने बॉक्स खोला और उसमें से एक बोतल निकाली, जिसमें गहरे नीले रंग का तरल था। विपिन ने बोतल को छुआ और उसकी जानकारी उसके स्टेटस विंडो पर दिखाई देने लगी। अदृश्यता औषधि रैंक 2। इस औषधि को पीने के बाद आप 3 घंटे के लिए अदृश्य हो जाएंगे, और रैंक सी से नीचे का कोई भी व्यक्ति आपको पहचान नहीं पाएगा। विपिन ने विवरण देखकर सिर हिलाया और पूछा, ये कितने का है? ये हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली औषधि है और बहुत से लोग इसे खरीदना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि विपिन ने उसे बीच में ही टोक दिया। बस मुझे कीमत बताओ, मुझे परवाह नहीं है कि यह तुम्हारा सबसे ज्यादा बिकने वाला पोषण है। यह सिर्फ 30,000 क्रेडिट का है, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी नाराजगी के। विपिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अंदाजा था कि अदृश्यता की औषधियां महंगी होती हैं, लेकिन इतनी महंगी होंगी, यह उसने नहीं सोचा था। फिलहाल उसके पास लगभग 32,000 क्रेडिट थे, जो उसने पिछले 2 वर्षों में बड़ी मुश्किल से बचाए थे। विपिन ने रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, क्या इसमें कोई छूट मिल सकती है? माफ कीजिए सर, ये हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली औषधि है, इसलिए इस पर कोई छूट नहीं दी जा सकती। रिसेप्शनिस्ट ने वही मुस्कान बनाए रखी। विपिन ने निराशा भरी सांस ली, लेकिन फिर भी उसने पैसे चुकाए और पोषण खरीद लिया। आपकी खरीदारी के लिए धन्यवाद सर। रिसेप्शनिस्ट की वही मुस्कान अब विपिन को खलने लगी थी। विपिन ने पोषण की बोतल ली और दुकान से बाहर निकल गया। उसकी अगली मंजिल डी रैंक शैडो किंगडम डंजन थी। विपिन ने अदृश्यता की औषधि खरीद ली और उसकी अगली मंजिल डी रैंक शैडो किंगडम डंजन थी। हालांकि वह जानता था कि उसके पास सिर्फ 3 घंटे होंगे, और वह अदृश्य रहते हुए जितना जल्दी हो सके शैडो टाइप राक्षसों का सामना करना होगा। लेकिन क्या अदृश्यता औषधि सच में उसे बचा पाएगी? क्या वह इतने शक्तिशाली राक्षसों के बीच खुद को सुरक्षित रख पाएगा? अगला कदम उसके लिए बेहद खतरनाक था। जैसे ही वह डंजन के दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। क्या उसने सही निर्णय लिया है? अगर कुछ गलत हो गया, तो उसके पास भागने का भी मौका नहीं होगा। अब क्या विपिन का यह मिशन उसके लिए नई मुसीबत लेकर आएगा, या वह अपनी ताकत बढ़ाने में सफल होगा? मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 6 खतरनाक डंजन का सफर। औषधि खरीदने के बाद विपिन प्लाजा से बाहर निकला और गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरे पास अब सिर्फ 2000 क्रेडिट बचे हैं। अगर डंजन से कुछ नहीं मिला, तो मैं पूरी तरह से कंगाल हो जाऊंगा। उसने अपनी 2 साल की बचत से औषधि खरीदा था, ताकि डी रैंक डंजन में जा सके और शैडो राक्षस को मारकर उनके शैडो कोर हासिल कर सके। शैडो राक्षस को मारने पर कोर मिलने की संभावना लगभग 20% थी। विपिन को उम्मीद थी कि वह 3 घंटे में 15 राक्षस को मार सकेगा और 3 शैडो कोर हासिल कर लेगा। वह सोच रहा था कि उसकी एक जोड़ भाग्य कोई कमाल दिखाए और उसे कम से कम 3 शैडो कोर मिल जाएं। विपिन को 3 कोर इसलिए चाहिए थे क्योंकि एक शैडो कोर की कीमत 30,000 क्रेडिट थी।
3 कोर मिलने पर वह एक को बेचकर अपनी खर्ची हुई रकम वापस पा लेगा और बाकी 2 को सोखकर अपनी ताकत बढ़ा सकेगा। ये सोचकर वह प्लाजा से आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसने एक टैक्सी ली और ड्राइवर से कहा, शैडो किंगडम चलो। ड्राइवर ने हामी भरी और एस्ट्रेट शहर के उत्तर की ओर टैक्सी बढ़ा दी, जहां शैडो किंगडम डंजन था। विपिन एस्ट्रेट हंटर एकेडमी का छात्र था, जो उसी शहर में स्थित थी। टैक्सी में बैठते हुए विपिन ने आंखें बंद कर ली और डंजन के बारे में सोचने लगा। शैडो किंगडम डंजन सबसे खतरनाक डी रैंक डंजन में से एक था, लेकिन उसने इसे इसलिए चुना क्योंकि यहां राक्षस को मारकर शैडो कोर पाने का मौका ज्यादा था। विपिन के पास सिर्फ 3 घंटे थे, इसलिए वह हर मिनट का सही इस्तेमाल करना चाहता था। बाकी डंजन की तुलना में शैडो किंगडम उसे सबसे सही लगा था। टैक्सी में गहरी सांस लेते हुए विपिन ने सोचा, सच कहूं तो मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं। यह पहली बार है जब मैं किसी डंजन में जा रहा हूं। इस दुनिया में आए हुए उसे 2 साल हो गए थे, लेकिन ज्यादातर समय उसने औषधि खरीदने और तलवारबाजी सीखने के लिए पैसे कमाने में बिताया था। अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैंने औषधि खरीद लिया है और अगले साल से एकेडमी में नहीं रह पाऊंगा। अगर मुझे इस दुनिया में जिंदा रहना है, तो मुझे ये खतरा लेना ही होगा, विपिन ने खुद से कहा। उसके चेहरे पर अब एक ठोस इरादा साफ दिख रहा था। 2 घंटे की लंबी यात्रा के बाद टैक्सी आखिरकार रुक गई। विपिन ने बाहर निकलकर ड्राइवर को किराया दिया और सामने देखा, जहां एक बड़ा गेट खड़ा था। वह गेट के पास गया और ध्यान से देखा, यह एक बड़ा काले रंग का दरवाजा था, जिसे ऊंची दीवारों ने घेर रखा था। गेट पर सुरक्षाकर्मी खड़े थे और दीवारों पर सैनिक भारी हथियारों से लैस चौकस खड़े थे। विपिन ने अपना एकेडमी का पहचान पत्र निकाला और गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड की ओर बढ़ा। गार्ड ने बिना ज्यादा ध्यान दिए उसका पहचान पत्र मांगा, लेकिन जब उसने देखा कि विपिन केवल F रैंक का हंटर है, तो उसने उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह F या A रैंक का डंजन नहीं है, बल्कि D रैंक का है? विपिन को इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, इसलिए वह शांत रहा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है। यह शैडो किंगडम D रैंक का डंजन है। गार्ड ने चेतावनी देते हुए कहा, क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? तुम्हारी इस ताकत के साथ तुम्हारे मरने की संभावना ज्यादा है। विपिन ने उसकी बात सुनी, लेकिन सिर्फ सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। गार्ड ने कंधे उचकाए और विपिन को डंजन में जाने की अनुमति दे दी। उसका काम था लोगों को डंजन में प्रवेश करने से पहले उसकी खतरनाक प्रकृति के बारे में चेतावनी देना, लेकिन विपिन की दृढ़ता देखकर वह समझ गया कि इस पर कोई असर नहीं होगा। विपिन डंजन के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। यह एक विशाल पोर्टल था, लगभग 5 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा। उसने गहरी सांस ली, एक पल के लिए अपने फैसले पर विचार किया, और फिर बिना किसी झिझक के पोर्टल में प्रवेश कर गया। अंदर घुसते ही उसे अचानक एक बड़े हॉल में टेलीपोर्ट कर दिया गया। चारों ओर अंधेरे से घिरी दीवारें थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वही पोर्टल दिखा जिससे वह आया था। विपिन ने राहत की सांस ली। कम से कम अब उसे यह यकीन था कि वह जब चाहे वापस लौट सकता है। उसने फिर एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार निकाली जो वह एकेडमी से लाया था। उसने तलवार को और ज्यादा घातक बनाने के लिए जहर का इस्तेमाल किया, ताकि वह राक्षसों से आसानी से निपट सके। तलवार के चमकते हुए ब्लेड को देखकर उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब उसकी निगाहें हॉल की ओर थीं, जहां से उसे डंजन के और गहरे हिस्सों में जाना था। उसने अपनी गायब होने वाली औषधि निकाली, जिसे वह सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहता था। पिछली कहानियों में जितना पढ़ा है, हर जगह यही लिखा होता है कि औषधियों का स्वाद बहुत खराब होता है। मुझे नहीं पता उन लेखकों को कैसे पता चलता है, पर उम्मीद है इसे पीकर उल्टी तो नहीं होगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और बोतल का ढक्कन खोला। उसके आगे क्या होगा, ये सोचते हुए उसने औषधि की तरफ एक आखिरी नजर डाली और फिर उसे पी लिया। औषधि ने तुरंत असर दिखाया, लेकिन विपिन के गले में उसका स्वाद अब भी बना हुआ था। ये स्वाद तो उसके जैसा लग रहा है, उसने सोचा, पर उसके शरीर में तेजी से ऊर्जा भरने लगी। उसकी आंखें चमक उठी और हर हलचल पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी। तो उस औषधि का स्वाद कैसा था? क्या वह विपिन को अच्छा लगा या नहीं? क्या उस औषधि ने अपना काम किया? क्या विपिन गायब हुआ? क्या मैं राक्षस को मार पाऊंगा?
उसके मन में सवाल उठने लगे। उसे शैडो कोर चाहिए थे, लेकिन हर पल खतरा बढ़ता जा रहा था। क्या वह समय रहते 3 शैडो कोर इकट्ठा कर पाएगा? मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 7 अदृश्य शिकारी और शैडो कोर की खोज। इसका स्वाद चॉकलेट स्मूदी जैसा है, विपिन ने पोषण पीने के बाद कहा। मुझे लगता है कि मैं इसे हर रोज सुबह पी सकता हूं, विपिन ने सोचा। लेकिन जब उसे इस पोषण की कीमत और अपने बैंक खाते में बचे पैसे याद आए, तो वह इस ख्याल को भूल गया। पोषण पीने के बाद अचानक विपिन को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, और 10 सेकंड के भीतर वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। विपिन ने इधर उधर चलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। जब उसने जांच की कि पोषण सही काम कर रहा है, तो वह हॉलवे की ओर बढ़ गया। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि पोषण का असर सिर्फ 3 घंटे तक ही रहता। शैडो किंगडम के बारे में पढ़ते समय जैसा उसने सोचा था, जल्द ही विपिन ने थोड़ी दूरी पर एक राक्षस को सोते हुए देखा। राक्षस को देखकर विपिन ने गहरी सांस ली और उसकी ओर बढ़ने लगा। विपिन राक्षस से 50 मीटर दूर रुक गया और उसे ध्यान से देखने लगा। वह राक्षस एक 2 मीटर लंबा भेड़िया था, जो जमीन पर लेटा हुआ था और जाहिर तौर पर सो रहा था। भेड़िए का फर बिल्कुल काला था और विपिन को यकीन था कि उसकी तलवार से भी उसका एक बाल काटना मुश्किल होगा। थोड़ी झिझक के बाद विपिन धीरे धीरे भेड़िए की ओर बढ़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अदृश्यता वाली औषधि का इस्तेमाल किया था, और वह सुनिश्चित नहीं था कि भेड़िया उसे महसूस कर पाएगा या नहीं। हालांकि औषधि की जानकारी में ये लिखा था कि अगर राक्षस सी रैंक या उससे नीचे का है, तो वह उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाएगा। फिर भी विपिन घबराया हुआ था, क्योंकि अगर औषधि ने सही से काम नहीं किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। विपिन धीरे धीरे तलवार थामे हुए भेड़िए की ओर बढ़ रहा था, सावधानी से कदम रख रहा था ताकि कोई आवाज न हो। जब वह भेड़िए से सिर्फ 10 मीटर दूर था, तो उसने देखा कि भेड़िया अचानक अपनी आंखें खोल रहा है और चारों ओर देखने लगा। जैसे ही भेड़िए ने अपनी आंखें खोली, विपिन वहीं रुक गया और सांस भी रोक ली। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा जब उसने देखा कि भेड़िया कुछ ढूंढ रहा है। सौभाग्य से भेड़िए ने जल्द ही हार मान ली और दोबारा सो गया। विपिन ने राहत की सांस ली, ये देखकर कि भेड़िया उसे नहीं देख पाया था, हालांकि वह सिर्फ 10 मीटर दूर खड़ा था। विपिन ने एक बार फिर सावधानी से भेड़िए की ओर बढ़ना शुरू किया। जब वह उससे 5 मीटर दूर था, तो उसने सांस रोक ली और धीरे धीरे उसके पास पहुंच गया। जब विपिन उससे सिर्फ 2 मीटर दूर था, तो उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और पिछले 2 सालों की तरह ही तेजी से वार किया। विपिन ने भेड़िए की आंखों पर निशाना साधा, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी जगह थी जो उसके मोटे काले फर से ढकी नहीं थी। भेड़िए की बाईं आंख पर वार करते ही वह दर्द से चिल्लाया, और बाईं आंख नष्ट करने के बाद विपिन ने तुरंत दाईं आंख पर हमला किया। भले ही वह अदृश्य था, भेड़िया अपनी खोई हुई बाईं आंख के कारण खतरे का आभास नहीं कर सका और उसकी दाईं आंख भी नष्ट हो गई। दोनों आंखों के नष्ट हो जाने पर भेड़िए की आंखों से काला खून बहने लगा, और वह दर्द के कारण जमीन पर गिर पड़ा। विपिन ने यह मौका नहीं गंवाया और भेड़िए के दिल पर तलवार से वार किया। लेकिन जैसा कि उसने सोचा था, तलवार भेड़िए की धातु जैसे मोटे फर के कारण गहराई तक नहीं जा पाई। विपिन ने हार नहीं मानी और बार बार उसी जगह वार करता रहा। जब वह 5वीं बार वार करने वाला था, तभी भेड़िए ने अचानक अपना दाहिना पंजा उठाकर विपिन की ओर वार किया। विपिन ने तुरंत हमला रोक दिया और छलांग लगाकर दूर चला गया। भेड़िए का वार बड़ी मुश्किल से चूका। भेड़िए के अंधे होने के बावजूद उसके आक्रमण की क्षमता देखकर विपिन और सतर्क हो गया, और वह भेड़िए के पीछे जाकर खड़ा हो गया। भेड़िया धीरे धीरे खड़ा हुआ और विपिन को खोजने के लिए सूंघने लगा, लेकिन अदृश्य औषधि के कारण उसे कुछ भी पता नहीं चला। भेड़िया अपने पंजों से इधर उधर वार करने लगा, लेकिन 30 सेकंड बाद उसके शरीर को हिलाने में दिक्कत होने लगी। विपिन ने तुरंत समझ लिया कि घातक। अचानक भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। यह देखकर विपिन जल्दी से उसके पास आया और अपनी तलवार उसके दिल में घोंप दी। चूंकि भेड़िया हिल नहीं सकता था, इसलिए विपिन ने उसे आसानी से मार दिया। भेड़िए को मारने के बाद विपिन ने कोर की तलाश शुरू की।
कृपया मुझे एक कोर दे दो। विपिन ने भेड़िए के दिल के पास देखा, क्योंकि राक्षसों का कोर वहीं होता है। उसने तलवार की मदद से दिल के पास एक छेद बनाया और कोर ढूंढने के लिए हाथ अंदर डाला। अचानक उसे अपने हाथ में कुछ ठोस महसूस हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और बाहर खींच लिया। जब विपिन ने अपने हाथ की ओर देखा, तो उसके हाथ में एक काली गोल वस्तु थी, जो लगभग एक बॉल के आकार की थी। यह देखकर विपिन लगभग हंस पड़ा। पहली बार शैडो कोर को देखना उसके लिए उत्साहजनक था, हालांकि उसने इसकी कई तस्वीरें ऑनलाइन देखी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह छोटी सी चीज 30,000 क्रेडिट के बराबर है। मैंने इतने पैसे कमाने के लिए 2 साल से ज्यादा मेहनत की है। शैडो कोर को एक साधारण मार्बल की तरह दिखता देख विपिन ने कहा। विपिन ने सावधानी से कोर को अपने बैग में रख लिया और आखिरी बार भेड़िए की लाश को देखने के बाद वह हॉल में और अंदर की ओर बढ़ने लगा। डंजन में आए हुए अब तक 15 मिनट बीत चुके थे, इसलिए वह तेजी से गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। सिर्फ 2 मिनट बाद ही विपिन ने फिर से अपने से थोड़ी दूरी पर कुछ देखा। ध्यान से देखने पर विपिन ने 2 राक्षसों को देखा, एक बिल्ली जैसा राक्षस था और दूसरा सियार जैसा दिख रहा था। दोनों राक्षस सो रहे थे। विपिन ने स्थिति का आकलन किया और पहले बिल्ली राक्षस को मारने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगा कि बिल्ली का शरीर कमजोर है और एक ही वार में वह उसे मार सकता है। इस विचार के साथ विपिन धीरे धीरे बिल्ली की ओर बढ़ने लगा। जब वह बिल्ली से 20 मीटर दूर था, तभी अचानक बिल्ली उठ खड़ी हुई और उसकी दिशा में देखने लगी। यह देखकर विपिन ने तुरंत हिलना बंद कर दिया, यहां तक कि सांस लेना भी रोक लिया। बिल्ली की नजरें उसी दिशा में टिकी रहीं जहां विपिन खड़ा था। क्या यह मुझे देख सकती है? विपिन ने सोचा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक बिल्ली खड़ी हो गई और विपिन की ओर चलने लगी। धीरे धीरे बिल्ली ने उनके बीच की दूरी कम करनी शुरू कर दी। बिल्ली के कदमों की आवाज सुनते ही सियार भी जाग गया और हैरानी से बिल्ली को देखने लगा। क्या औषधि काम कर रही है? विपिन ने सोचा, जब उसने बिल्ली राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उसकी सांसें थम गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही बिल्ली उसके 5 मीटर के दायरे में पहुंची, विपिन ने महसूस किया कि उसका अदृश्य होना अब किसी काम का नहीं रहा। बिल्ली के कदम और तेज हो गए, और सियार ने भी उसकी ओर गौर से देखना शुरू कर दिया। अब क्या करूं? विपिन ने खुद से पूछा, तलवार कसकर पकड़ी हुई थी। अचानक बिल्ली ने अपनी नजरें सीधी उसकी आंखों पर टिका दी, और विपिन ने अपने दिल में डर की एक आखिरी लहर महसूस की। मिस्टेरियस शैडो एपिसोड 8 डेंजर पार्ट 1। बिल्ली जैसा राक्षस धीरे धीरे विपिन की ओर बढ़ा। राक्षस की ऊंचाई सामान्य बिल्ली जितनी ही थी, लेकिन उसका फर बिल्कुल काला था और उसकी आंखें गहरी लाल रंग की थीं। जब विपिन ने देखा कि बिल्ली उसकी ओर आ रही है, तब भी वह नहीं हिला, क्योंकि वह बिल्ली राक्षस के चेहरे पर हिचकिचाहट देखा जा सकता था। उसने शायद कुछ महसूस किया हो, लेकिन वह अभी भी विपिन की उपस्थिति का पता नहीं लगा पाया था। जल्द ही बिल्ली विपिन से सिर्फ 2 मीटर दूर रह गई। बिल्ली विपिन से ठीक 2 मीटर दूर आकर रुक गई। जब विपिन ने देखा कि बिल्ली राक्षस कितना करीब खड़ी है, तो उसे पसीना आने लगा। बिल्ली राक्षस विपिन के पास रुकने के बाद हवा सूंघने लगा और एक भ्रमित चेहरा बनाया, जैसे कि उसकी इंद्रियां उसे कुछ बता रही हो कि कुछ है, लेकिन किसी कारण से वह उसकी देख नहीं पा रही थी। जब विपिन ने सियार की ओर देखा, तो उसने देखा कि सियार बिल्ली को भ्रम में देख रहा था, जिसका अर्थ है कि सियार की इंद्रियों ने कुछ भी नहीं पहचान पाया है। जब विपिन ने देखा कि सियार उपस्थिति का पता नहीं लगा पा रहा है, तो उसने एक बार फिर बिल्ली की ओर देखा और देखा कि जब उसे कुछ नहीं मिला तो बिल्ली उससे दूर जाने लगी। यह देखकर विपिन ने राहत की सांस ली और एक बार फिर ध्यान से देखा कि उसे पहले बिल्ली राक्षस को मारना चाहिए, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा था जो उसे महसूस कर पा रही थी। वो सियार ने एक अजीब सी आवाज निकाली जब उसने बिल्ली राक्षस को वापस आते देखा, लेकिन बिल्ली राक्षस ने उसकी ओर देखा तक नहीं और एक बार फिर सो गया। जब विपिन ने देखा कि दोनों राक्षस एक बार फिर सो गए हैं, तो उसने राहत की सांस ली और 5 मिनट तक इंतजार किया, फिर एक बार फिर धीमे कदमों से बिल्ली राक्षस की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही विपिन उससे सिर्फ 5 मीटर दूर था। बिल्ली राक्षस की नाक थोड़ी हिली जब विपिन उससे सिर्फ 5 मीटर दूर था। जब विपिन ने यह देखा तो वह एक बार फिर रुक गया और उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया।
जब विपिन रुका तो बिल्ली राक्षस की नाक भी हिलना बंद हो गई। जब विपिन ने ये देखा तो वह एक बार फिर उसकी ओर चल पड़ा। जब वो बिल्ली से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर था तो उसने अपनी पूरी ताकत से सो रही बिल्ली की गर्दन पर वार किया। जैसे ही विपिन ने वार किया, बिल्ली की आंखें अचानक खुल गईं और वह अपनी जगह से दूर कूदने की कोशिश करने लगी। हालांकि बिल्ली किसी कारण से कुछ भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे बड़ा खतरा महसूस हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी जगह से दूर कूद गई। लेकिन अफसोस, बिल्ली को खतरे का एहसास थोड़ी देर से हुआ। बिल्ली राक्षस के थोड़ा हिलने से पहले ही विपिन की तलवार उसकी गर्दन के पास पहुंच गई और उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। जैसा कि विपिन ने उम्मीद की थी, बिल्ली राक्षस की शरीर बहुत कमजोर था और वह उसे सिर्फ एक ही हमले में मारने में सफल हुआ। बिल्ली राक्षस को मारने के बाद जब विपिन ने सियार की ओर देखा तो वह पहले से ही जाग चुका था और अपनी आंखें चौड़ी करके मरी हुई बिल्ली राक्षस को देख रहा था। जब विपिन ने ये देखा तो वह पहले बिल्ली राक्षस के शरीर से थोड़ा पीछे हटा और थोड़ी दूर से सियार को देखा। वह ये जांच करना चाहता था कि सियार अभी भी उसकी स्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा है। जब विपिन ने ये देखा कि सियार अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल हाल के चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नहीं मिला तो वह राहत की सांस लेने लगा। विपिन सियार और बढ़ने ही वाला था कि उसे पता चल गया कि वह अभी भी उसे महसूस नहीं कर पा रहा है। तभी अचानक सियार ने अपना मुंह चौड़ा किया और बिल्ली राक्षस के शरीर के पास एक डार्क एनर्जी बॉल भेजा। विपिन, जो पहले से ही बिल्ली राक्षस के शरीर से बहुत दूर खड़ा था, रुक गया और गंभीर आंखों से सियार को देखने लगा। डार्क एनर्जी बॉल बिल्ली राक्षस के शरीर के पास गिरी और विस्फोट के कारण उसका शरीर टुकड़ों में बदल गया। लेकिन सियार यही नहीं रुका और हॉल में अलग अलग स्थानों पर और एनर्जी बॉल फेंकने लगा। विपिन ने देखा कि कैसे सियार एक पागल जानवर की तरह यहां वहां काली ऊर्जा की गेंदें फेंक रहा है। वह हॉल से पीछे हटने लगा। अचानक से सियार ने उसकी दिशा में एक डार्क एनर्जी बॉल फेंकी। जब विपिन ने यह देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से जमीन पर बैठ गया। जैसे ही विपिन नीचे झुका, डार्क एनर्जी बॉल उसके सिर के पास से निकल गई और उससे कुछ सेंटीमीटर की दूरी से बच गया। ऊर्जा गेंद उससे 10 मीटर दूर गिरी और विस्फोट के कारण 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। जब विपिन ने धमाके के प्रभाव को देखा तो उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपने और सियार के बीच दूरी बना ली। 5 मिनट के बाद सियार ने डार्क एनर्जी की बॉल फेंकना बंद कर दिया और विपिन को खोजने के लिए इतने सारे हमलों करने के कारण थोड़ा सा हौंफने लगा। जब विपिन ने देखा कि सियार ने आखिरकार अपनी डार्क एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और अपने कौशल का इतनी बार इस्तेमाल करने के कारण हौंफने लगा है, तो वह जल्दी से आगे बढ़ा और सियार की ओर चलना शुरू कर दिया। सियार अभी भी पूरी तरह से सतर्क था और सतर्क आंखों से हॉल में इधर उधर देख रहा था। विपिन धीरे धीरे और सावधानी से उसकी ओर बढ़ा और जब वह सियार से सिर्फ 10 मीटर दूर था तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। विपिन जब सियार से मात्र 10 मीटर दूर था तभी उसकी सांस रुक गई और वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों पर वार करने के बजाय विपिन ने अपनी तलवार सियार की आंख में घुसा दी। अचानक जब तलवार सियार की आंख में घुसने ही वाली थी तब भी सियार को इवान का पता नहीं चला। सियार की आंख में घुसने से ठीक पहले तलवार के चारों ओर एक हल्की नीली आभा दिखाई दी और इस हल्की नीली आभा के कारण विपिन के हमले की शक्ति बहुत बढ़ गई। विपिन ने अपने पास मौजूद थोड़े से माना का इस्तेमाल अपने हमले की शक्ति बढ़ाने के लिए किया ताकि उसका हमला एक ही हमले में सियार के सिर के आर पार कर सके। वह पहले ही बिल्ली और सियार से लड़ते हुए लगभग 20 मिनट बर्बाद कर चुका था और अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। तलवार सियार की आंख के पास मौजूद छोटी सी सुरक्षा को आसानी से पार कर उसके अंदर तक घुस गई। हॉल के अंदर एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। इससे पहले कि सियार जमीन पर गिरता तभी विपिन ने एक ही हमले में तलवार उसके सिर के पार कर दिया। विपिन ने तलवार वापस खींची और देखा कि उसने सिर्फ इस एक हमले में अपने माना का 5वां हिस्सा उपयोग कर लिया। मुझे माना का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से करना होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, विपिन ने सोचा और सियार के शरीर के अंदर कोर की तलाश शुरू कर दी। मिस्टेरियस शैडो एपिसोड 9 डेंजर पार्ट 2। विपिन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और सियार के दिल के पास एक चीरा लगाया ताकि कोर को निकाला जा सके, लेकिन जब उसे सियार के अंदर कोई भी कोर नहीं मिला तो वह निराश हो गया। विपिन बिल्ली के शरीर के पास आया जो पहले ही सियार के हमले से चकनाचूर हो चुका था।
वहां सिर्फ मांस के टुकड़े ही थे, बिल्ली का पूरा शरीर पहले हुए विस्फोट के कारण बर्बाद हो गया था। विपिन ने बिल्ली राक्षस के बर्बाद हो चुके शरीर के पास कोर की ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसे 5 मिनट के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसने देखना बंद कर दिया और आह भरते हुए कहा, इन राक्षसों के पास कोर मिलना पहले ही मुश्किल था, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ अपना समय बर्बाद करने के बजाय मुझे आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे राक्षसों को मारना चाहिए। विपिन को दंजन में गए हुए 40 मिनट बीत चुके थे और अब उसके पास अदृश्य औषधि के प्रभाव के खत्म होने से पहले केवल 140 मिनट बचे थे, इसलिए विपिन तेजी से आगे बढ़ा और गहरे हिस्से की तरफ जाने लगा। 1.5 घंटे बाद विपिन जमीन पर बैठा हुआ भारी सांस ले रहा था। उसके पास 3 खरगोश जैसे राक्षसों की लाशें पड़ी थी। इन 1.5 घंटों के दौरान विपिन ने 7 और राक्षसों का शिकार किया, लेकिन उसे इन 7 राक्षसों से सिर्फ एक कोर हासिल हुआ। अब उसके पास अदृश्य औषधि का असर खत्म होने से पहले सिर्फ 40 मिनट और बचे थे और उसके पास अभी भी सिर्फ 2 ही कोर थे। मैं डंजन की और गहराई तक नहीं जा सकता, या अदृश्य औषधि का असर खत्म होने से पहले मैं डंजन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं इस बार सिर्फ इन 2 कोर के साथ डंजन से बाहर निकल सकता हूं, विपिन ने दांत पिसते हुए कहा, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी मुझे सिर्फ 2 कोर मिले और मैं उन्हें भी सोख नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उन्हें अब बेचना होगा ताकि वह अपने 30,000 क्रेडिट वापस पा सके और एक और औषधि खरीद सके ताकि वह एक बार फिर सुरक्षित रूप से डंजन के अंदर जा सके। विपिन को डंजन के पोर्टल तक वापस लौटने में 30 मिनट लगेंगे, इसलिए विपिन कड़वाहट भरे चेहरे के साथ खड़ा हुआ और पोर्टल की ओर चलने लगा। कम से कम मुझे इन राक्षसों से लड़ने का अनुभव तो मिल गया। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं उन्हें अधिक आसानी से मार पाऊंगा और शायद अगली बार मुझे अधिक कोर मिलेंगे, विपिन ने कहा और खुद को समझाने लगा। अचानक विपिन रुक गया क्योंकि उसने हॉल के कोने में एक राक्षस को सोते हुए देखा। राक्षस को देखकर विपिन उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि जब वह पहले यहाँ से गुजरा था तो उसने सभी राक्षसों को मार दिया था। लेकिन विपिन को फिर याद आया कि जब उसने उन राक्षसों को मार दिया था तो कुछ समय बाद वे फिर से वे डंजन के अंदर दिखाई देंगे। विपिन के सामने जो राक्षस था वो एक भेड़िया की तरह दिखने वाला राक्षस था, उसी प्रकार का राक्षस जिसे उसने डंजन में पहली बार घुसने पर मारा था। मुझे पोर्टल तक पहुंचने में 25 मिनट लगेंगे और मेरे पास अभी भी 35 मिनट है। मुझे 10 मिनट में इस राक्षस को मारने में सफल होना चाहिए। शायद इसे मारकर मुझे एक शैडो कोर मिल जाए, विपिन ने शैडो भेड़िया को देखने के बाद सोचा। विपिन पिछली बार की तरह धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगा और जल्द ही कोई आवाज भी नहीं की। विपिन उससे सिर्फ 10 मीटर दूर था। जब विपिन उससे सिर्फ 10 मीटर दूर था तो सोते हुए भेड़िए की नाक हिलने लगी। विपिन ने चलना बंद कर दिया और अपनी सांस रोक ली ताकि भेड़िया उसे पहचान न सके। जल्द ही भेड़िए की नाक हिलना बंद हो गई और विपिन एक बार फिर भेड़िए की ओर चलने लगा। जब विपिन भेड़िए से सिर्फ 1 मीटर दूर था तो उसने अपनी तलवार भेड़िए की आंखों पर मार दी। लेकिन जैसे ही विपिन ने अपनी तलवार से वार किया, भेड़िए के शरीर के सारे बाल खतरे के कारण खड़े हो गए और अपनी आंखें खोले बिना ही भेड़िया अपने जगह से दूर जाने की कोशिश करने लगा। हालांकि भेड़िए ने बहुत तेजी से हरकत की, लेकिन विपिन फिर भी भेड़िए की बाईं आंख पर वार करने में सफल हुआ। भेड़िया दर्द से चिल्लाया जब उसकी एक आंख बेकार हो गई। विपिन ने एक बार फिर भेड़िए पर हमला करने की कोशिश की, जबकि वह अभी भी अपने पिछले हमले से उबर रहा था, लेकिन जैसे ही विपिन उस पर हमला करने वाला था भेड़िए का फर काली रोशनी में चमक उठा। जब विपिन ने ये देखा तो उसने जल्दी से अपना हमला रोक दिया और भेड़िए से दूर हो गया। जैसे ही विपिन भेड़िए से दूर हुआ उसके शरीर से काले धुएं का एक बादल निकला। जब विपिन ने काले बादल को देखा तो उससे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि जब काला धुआं डंजन के कठोर फर्श को छुआ था तो वह पिघलना शुरू हो गई थी। विपिन को इस बात का अंदाजा नहीं कर सकता कि अगर वह भेड़िए से दूर जाने में 1 सेकंड भी देर कर देता तो क्या होता। काले धुएं के बादल ने भेड़िए के पास लगभग 2 मीटर की जगह को घेर लिया था। विपिन ने थोड़ी दूर से बादल को देखा और उम्मीद था कि वह जहर जल्द ही काम करेगा और भेड़िया मर जाएगा। 1 मिनट बाद काला बादल गायब हो गया और भेड़िया राक्षस एक बार फिर विपिन के सामने आ गया। उसकी एक आंख खराब हो चुकी थी और उसमें से लगातार काला खून निकल रहा था।
काले बादल के गायब होने के बाद भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटने लगा और वहां से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जहर की वजह से उसके पैर कांप रहे थे और वह जमीन पर गिर गया। जब विपिन ने ये देखा तो उसने इंतजार नहीं किया और तेजी से उस पर हमला किया और भेड़िए के पास आकर विपिन ने अपनी तलवार भेड़िए की दूसरी आंख पर मार दी। भेड़िया दर्द से चीख उठा और उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। भेड़िए को अंधा करने के बाद विपोक ने उसे आसानी से मार डाला। विपिन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कोर को खोजने लगा। विपिन ने भेड़िए के दिल के पास एक छेद किया और कोर की तलाश शुरू की, और जब खोजते समय उसका हाथ किसी गोल और ठोस चीज से टकराया तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब विपिन ने अपना हाथ पीछे खींचा तो उसके हाथ में बॉल के आकार का एक काला चमकीला कोर था। जब विपिन ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब 2 कोर बेचने के बाद भी एक और अदृश्य औषधि खरीदने के लिए पूरा पैसे मिलने के बाद भी वह इस कोर की मदद से अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। विपिन ने जल्दी से कोर को अलग रखा और डंजन से बाहर निकलने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वह पोर्टल की ओर चलने लगा, हॉल की काली दीवारों से काला धुआं निकला और उसी जगह इकट्ठा होने लगा। जल्द ही काला धुआं ठोस हो गया और एक उड़ने वाले राक्षस का रूप ले लिया। जब विपिन ने राक्षस को देखा तो उसे लगा कि यह राक्षस भी दूसरों की तरह ही डी रैंक का होगा, लेकिन किसी कारण से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब धुआं पूरी तरह से ठोस हो गया तो उसके सामने एक चमगादड़ जैसा राक्षस दिखाई दिया। जब विपिन ने चमगादड़ जैसे राक्षस को देखा तो वह लगभग जोर से गाली देने लगा। मिस्टेरियस शैडो एपिसोड 10 शैडो बैट। काले धुएं के जमने के बाद विपिन के सामने 2 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा चमगादड़ जैसा राक्षस दिखाई दिया। चमगादड़ गहरे काले रंग का था और उसकी आंखें लाल थीं। उसकी पीठ से 1 मीटर लंबी पूंछ निकल रही थी और पूंछ का सिरा किसी जानवर के पंजे जैसा अजीबोगरीब आकार का था। चमगादड़ के दिखाई देने के बाद उसने मरे हुए भेड़िए की तरफ देखा। जब उसे खून की गंध आई तो उसने विपिन को भेड़िए की लाश से थोड़ी दूर खड़ा दिखा। भेड़िए की लाश को देखने के बाद चमगादड़ ने अपना मुंह खोला और अपने मुंह से ध्वनि तरंगे छोड़ी। जब विपिन ने यह देखा तो उसे पता चल गया कि वह अदृश्य औषधि की मदद से चमगादड़ से नहीं छिप पाएगा। जैसा कि विपिन जानता था कि चमगादड़ इकोलोकेशन का उपयोग करके कीटों का शिकार करते हैं। वे मनुष्य की क्षमता से अधिक ऊपर की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। चमगादड़ों द्वारा भेजी गई ध्वनि तरंगे उनके वातावरण में वस्तुओं से टकराती हैं। फिर ध्वनियां चमगादड़ों के कानों में वापस आती हैं, जो अपनी अनोखी आवाजों को पहचानने के लिए बहुत ही बारीकी से उपयोग किया करते हैं। इसलिए जब विपिन ने चमगादड़ को इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे ढूंढते देखा तो उसे पता चल गया कि अब उसकी किस्मत खराब है। विपिन ने चमगादड़ का इंतजार नहीं किया और पोर्टल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन विपिन ध्वनि तरंगों से ज्यादा तेज कैसे दौड़ सकता है। जल्द ही ध्वनि तरंगे विपिन से टकराकर चमगादड़ के पास वापस आ जाती हैं और चमगादड़ विपिन की जगह को खोजने में सफल हो जाते हैं। चमगादड़ तेजी से विपिन की ओर उड़ गया, जो पोर्टल की ओर भाग रहा था। जब चमगादड़ जैसा राक्षस उस स्थान पर पहुंचा जहां से ध्वनि परावर्तित हुई थी, उसे कोई नहीं मिला, इसलिए चमगादड़ ने एक बार फिर इकोलोकेशन का उपयोग किया। ध्वनि तरंगे एक बार फिर पूरे हॉलवे में फैल गईं और चमगादड़ पर वापस आ गई। वह एक बार फिर विपिन की जगह को जानने में सफल हो गया, जो उससे 150 मीटर दूर था। जब चमगादड़ ने उस दिशा में देखा जहां से उसने एक बार फिर विपिन को महसूस किया था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और चमगादड़ को आखिरकार समझ में आ गया कि उसका दुश्मन छिपने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह उसे अपनी आंखों से न देख सके। चमगादड़ एक रैंक डी राक्षस था, इसलिए वह काफी बुद्धिमान था। इस बार चमगादड़ ने इकोलोकेशन का उपयोग नहीं किया, बल्कि वह उस स्थान के पास आया जहां उसने आखिरी बार विपिन को महसूस किया था और अपना मुंह चौड़ा करके ऊंची आवाज में चीखा। जब चमगादड़ जैसा राक्षस चिल्लाया तो विपिन, जो चमगादड़ से लगभग 70 मीटर दूर था, उसे भयंकर सिरदर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। विपिन ने अपना सिर पकड़ लिया और कोई आवाज न करने के लिए विपिन ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन चमगादड़ के हमले की वजह से विपिन के कानों से खून बहने लगा। 5 सेकंड के बाद चमगादड़ ने अपना ध्वनि हमला बंद कर दिया और इस बार इकोलोकेशन का उपयोग किए बिना भी वह विपिन को ढूंढने में सक्षम था, क्योंकि उसके कानों से खून बह रहा था।
जब चमगादड़ ने अपना हमला बंद कर दिया तो विपिन का सिरदर्द भी काफी कम हो गया। वह कांपते पैरों से खड़ा हुआ और चमगादड़ की दिशा में देखने लगा, जो भी अपनी गहरी लाल आंखों से उसकी ओर देख रहा था, जो जानलेवा इरादों से भरी हुई थी। जब विपिन ने अपने कानों से खून टपकता हुआ महसूस किया तो उसे पता चल गया कि अब वह चमगादड़ से नहीं छिप सकता, और यह भी जानता था कि वह चमगादड़ से आगे नहीं भाग सकता और पोर्टल तक नहीं पहुंच सकता, इससे पहले कि चमगादड़ उस पर फिर से हमला करे। मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी किस्मत तब खो दी जब मुझे 11 राक्षसों को मारने के बाद भी सिर्फ 3 शैडो कोर ही मिले, विपिन ने कटु स्वर में कहा जब उसने चमगादड़ को अपनी दिशा में उड़ते हुए देखा। यहाँ आने से पहले ही मुझे पता था कि यहाँ मेरे मरने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने जोखिम उठाया क्योंकि मैं बेकार की जिंदगी नहीं जीना चाहता। विपिन ने अपनी तलवार को हाथ में कसकर पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव था। मैं आज फिर से मर सकता हूँ, लेकिन ये हर रोज ऐसे जीने से बेहतर होगा। इन 2 सालों के दौरान हालांकि विपिन ने एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन अंदर से उसे खालीपन महसूस होता था, क्योंकि हर सुबह वह जागता था और इस नई दुनिया के बारे में ज्यादा जानने के लिए अकेले ही हंटर की क्लास में जाता था। क्लास समाप्त होने के बाद वह तलवारबाजी सीखने जाता था और तलवारबाजी की कक्षा के बाद उसे पैसे कमाने पड़ते थे ताकि वह अदृश्य होने की औषधि खरीद सके, जिससे उसकी शक्ति में थोड़ा सुधार हो सके। इन 2 सालों के दौरान विपिन जीने के बजाय इस दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। उसका कोई दोस्त नहीं था और एकेडमी में हर कोई उसे नीची नजर से देखता था। जब इन 2 सालों की यादें विपिन के दिमाग में आए तो उसे लगा कि अगर वह यहाँ मर भी गया तो कुछ नहीं बदलेगा। ये सोचते ही विपिन का सारा डर गायब हो गया और उसने चमगादड़ की तरफ देखा जो पहले ही उसके पास आ चुका था। चमगादड़ उसकी ओर उड़ता हुआ आया और ध्वनि आघात तरंगों को छोड़ने के लिए अपना मुंह खोला। ध्वनि आघात तरंगे विपिन की ओर बढ़ी, जो हमले को चकमा देने के लिए समय से रहते बगल में कूद गया। आघात तरंगे एक अजेय बल की तरह थीं, जिसने डंजन के कठोर फर्श को भी खराब कर दिया। हमले को चकमा देने के बाद विपिन ने एक बार फिर से चमगादड़ की ओर देखा और चमगादड़ पर हमला करने का तरीका सोचने की कोशिश की, क्योंकि जब चमगादड़ उड़ रहा होता है तो वह उस पर हमला नहीं कर सकता। विपिन ने अपने चारों ओर देखा और गेंद के आकार के कई पत्थर देखे। ये पत्थर चमगादड़ के हमले के बाद डंजन के फर्श से टूटकर गिरे हुए थे। विपिन तेजी से उनकी ओर बढ़ा और 2 पत्थर उठा लिए। जैसे ही विपिन ने 2 पत्थर उठाए, वह एक बार फिर चमगादड़ के एक और हमले को चकमा देने के लिए बगल में कूद गया। हमले को चकमा देने के बाद विपिन ने इंतजार नहीं किया और पत्थर में थोड़ा सा माना भर दिया। अगर वह डी रैंक के चमगादड़ पर हमला करने के लिए एक सामान्य पत्थर का इस्तेमाल करता, तो विपिन जानता था कि अपनी पूरी ताकत के साथ वह उसे खरोंच भी नहीं पाएगा, उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। जब विपिन ने पत्थर में थोड़ा सा माना डाला तो काले पत्थर के चारों ओर एक हल्की नीली परत दिखाई दी। विपिन ने और इंतजार नहीं किया, क्योंकि जब उसने इसमें और माना डालना बंद कर दिया तो पत्थर की माना आसपास के वातावरण में फैलने लगी। अपनी पूरी ताकत से विपिन ने पत्थर को चमगादड़ की ओर फेंका, जिसने एक बार फिर विपिन पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोला था। पत्थर उल्कापिंड की तरह उड़ता हुआ आया और ठीक उसके माथे के बीचों बीच में जा लगा। जब पत्थर उसके शरीर को भेदने में सक्षम हुआ तो चमगादड़ दर्द से चीख उठा और उसके माथे से काला खून बहने लगा। अचानक हुए हमले की वजह से चमगादड़ अपना संतुलन खो बैठा और आसमान से नीचे गिरने लगा। जब विपिन ने ये देखा तो उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और गिरते हुए चमगादड़ की ओर तेजी से दौड़ा।